फेज रूल 5 में हम पढ़ेंगे सर्वाक्षम और अस्वसर्वाक्षम गलनांक वाले द्विघटीय तंत्र। सबसे पहले हम लेते हैं सर्वाक्षम गलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना। अगर हम कोई एक पदार्थ A और B मिलाते हैं और उनको मिलाने से एक ऐसा यौगिक बनता है AB जो कि स्थायी होता है, तो इस पदार्थ को हम कहते हैं सर्वाक्षम गलनांक वाला पदार्थ। सर्वाक्षम गलनांक वाला पदार्थ इसलिए कहते हैं कि जब हम इसको हीट अप करते हैं तो ये एक स्थायी तरह यौगिक है जो कि हीट अप करने पे उसी संघटन वाले पदार्थ में कन्वर्ट होता है, ठंडा करने पे वापस उसी संघटन वाले ठोस पदार्थ के अंदर वापस ठोस अवस्था में आ जाता है। इसका उदाहरण है जैसे जिंक मैग्नीशियम तंत्र। अगर इसमें हम ये देखें कि अगर हमारे पास एक पदार्थ A है और एक पदार्थ B है और इसका प्रावस्था आरेख देखें तो यहाँ पे 100% A है, 100% B है और इनको मिलाने से एक पदार्थ का निर्माण हुआ है AB। यहाँ पर O पर जो है ये O A का गलनांक प्रदर्शित करता है, S B का गलनांक प्रदर्शित करता है। पिछले लेक्चर में जैसे हमने देखा था, यहाँ पर सॉलिड A और लिक्विड है और ये विलेयता वक्र है A का और ये विलेयता वक्र B का है। और अगर हम इसको देखें तो ये विलेयता वक्र AB कंपाउंड का है जब ये सॉलिड A के साथ इक्विलिब्रियम में है और ये विलेयता वक्र है AB का ही जब ये सॉलिड B के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो अब इसकी ही तरह हम देखते हैं जिंक मैग्नीशियम तंत्र। जिंक मैग्नीशियम तंत्र में भी जब जिंक और मैग्नीशियम को मिलाते हैं तो एक ठोस पदार्थ बनता है मैग्नीशियम Zn2। तो इसमें 4 प्रावस्थाएं प्राप्त होती हैं हमें। एक तो ठोस मैग्नीशियम, ठोस जिंक, ठोस मैग्नीशियम MgZn2, ये जो कंपाउंड बना है इन दोनों को मिलाने से इंटरमीडिएट, और एक जिंक और मैग्नीशियम का द्रव विलयन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वक्रों की। ये एरियाज को देख लेते हैं हम। यहाँ पर ये जो पूरा एरिया है ACEB, यहाँ पर D पॉइंट है, ACDEB, इस पॉइंट के जो ऊपर का एरिया है ये द्रव अवस्था को प्रदर्शित करता है। AC ये जो एरिया है ये जिंक और ठोस जिंक और लिक्विड को बताता है। ये एरिया BE और ये वाला जो एरिया है ये पूरा बताता है ठोस मैग्नीशियम और द्रव को, और ये CD ये जो पूरा एरिया है ये बताएगा ठोस MgZn2 प्लस लिक्विड एरिया को। अब वक्र, इसमें AC है ये जिंक का गलन वक्र है। इसमें जैसे जैसे हम जिंक में मैग्नीशियम मिलाते जाते हैं जिंक पृथक होता जाता है और लिक्विड में मैग्नीशियम MgZn2 जो पदार्थ बनता जाता है और ये C पॉइंट तक बनता है। फिर इसके बाद जो ये वक्र है CDE, इसका जो ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये पॉइंट MgZn2 के गलनांक को प्रदर्शित करता है, हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पर अगर हम इसके और ये जो C और ये D है ये विलेयता वक्र है एक तरह से MgZn2 का। इन वक्रों के अनुदिश अगर हम देखें तो घटकों की संख्या 2 है, जिंक और मैग्नीशियम। प्रावस्थाएं इस वक्र के अंदर 2 हैं, जिंक और लिक्विड, और क्योंकि ये कंडेंस सिस्टम है तो इसमें फेज रूल लगेगा C-P+1, तो 2-2+1 = 1। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी हमारे पास? 1 होगी। इसी तरह से क्षेत्र पे भी अगर ACDEB के ऊपर का भाग जो पूरा समांगी द्रव को बताता है, इसमें घटक 2 हैं, प्रावस्था एक ही है क्योंकि पूरा लिक्विड है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी 2-1+1 = 2। यहाँ पे 2 क्रांतिक गलन बिंदु हैं C और E। यहाँ पर इनका रेशो जो है वो स्थिर है C पे। इसमें जिस रेशो में जिंक मैग्नीशियम Zn2 होता है, इसी रेशो में अगर हम अपने इसको हीट करें तो उसी में ही ये मेल्ट में आता है और उस मेल्ट को ठंडा करने पर सेम उसी रेशो का हमें मिक्सचर मिलता है Zn और MgZn2 का। इसी तरह से E भी गलन क्रांतिक बिंदु है। ये गलन क्रांतिक बिंदु है मैग्नीशियम और MgZn2 का। जिस रेशो में ये ठोस अवस्था में रहते हैं
ये गर्म करने पर उसी में लिक्विड में आते हैं और इस लिक्विड को ठंडा करने पे हमें सेम रेशो का जो इस ई पॉइंट पे रेशो होता है mg और mg/Zn2 का ठोस प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम कुछ पॉइंट्स की बात करें, जैसे हम यहाँ पे x है, अगर x संगठन के mg और Zn का x संगठन लेते हैं पॉइंट पे और इतना टेम्परेचर लेते हैं और इस पदार्थ को हम क्या धीरे धीरे ठंडा करते हैं। जब हम इसे ठंडा करते हैं तो इस कर्व को y पे टच करता है। जैसे ही y पे टच करता है, क्योंकि हमें पता है इस एरिया के अंदर mg/Zn2 है, जैसे ही y पे टच करता है इसमें mg/Zn2 पृथक होना शुरू होता है और इसका जो द्रव का संघटन है वो यहाँ आ जाता है। फिर और ठंडा करने पर फिर से mg/Zn2 जो है इसमें से निकलता जाता है और इस तरह से जो द्रव अवस्था है उसका संघटन इस तरफ यहाँ पर आते आते C पॉइंट पे आ जाता है। जैसे ही C पॉइंट पे आता है और ठंडा करने पर यहाँ पर जिंक सॉलिड जिंक अपीयर होना शुरू होता है और हमें यूटेक्टिक पॉइंट के इक्वल जो है मिक्सचर मिल जाता है। इसी तरह से x डैश पॉइंट पे अगर हम इसको वाला मिक्सचर लेते हैं तो जैसे ही ये y डैश पॉइंट पे टच करता है यहाँ से mg/Zn2 पृथक होना शुरू होता है और जो लिक्विड है उसका संघटन ठंडा करने पर इस कर्व के अनुदिश होता होता E पॉइंट पर आकर E पॉइंट पे जो यूटेक्टिक मिक्सचर है इसके तुल्य हो जाता है। फिर यहाँ पर ठंडा करने पे हमें यूटेक्टिक पॉइंट के इक्वल ही जो है सॉलिड मैग्नीशियम और mg/Zn2 का रेशो मिलता है और यहाँ से हम इनको बता सकते हैं कि किस तरह से मैग्नीशियम और जिंक को जब हम मिक्स करते हैं तो उस पर टेम्परेचर का कैसे इफेक्ट पड़ता है। दूसरी तरह का हमारे पास जो है वो है असर्वांगसम गलनांक वाले यौगिकों का फेज रूल। इसमें क्या होता है कि दो पदार्थों से जब एक नया पदार्थ बनता है तो वो पदार्थ स्थायी नहीं होता है। जब हम उसको हीट करते हैं तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट से पहले ही डिकम्पोज हो जाता है। जैसे कि हम इस फेज रूल में देख रहे हैं कि हमारे पास A और B दो पदार्थ थे, जब हमने उनको मिलाया तो एक नया सॉलिड बना AB2। AB2 का जो गलनांक है वो D डैश होना चाहिए, ये सर्वांगसम गलनांक बिंदु कहलाता है। लेकिन इस D पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही, D डैश पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही वो D पॉइंट पे डिकम्पोज हो जाता है और डिकम्पोज होकर वापस B बना देता है। तो इसलिए इसे हम कहते हैं असर्वांगसम गलनांक बिंदु। एक्चुअली ये AB2 यौगिक का गलनांक बिंदु नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये डिकम्पोज हो जाता है तो ये असर्वांगसम गलनांक है और अगर ये डिकम्पोज नहीं होता तो ये D डैश पे मेल्ट होता, ये इसका सर्वांगसम जो है गलनांक कहलाता। इसका उदाहरण है हमारे पास NaCl वाटर सिस्टम। NaCl में जब हम NaCl और वाटर को मिलाते हैं तो एक नया कंपाउंड बनता है NaCl2H2O। तो यहाँ पर अगर हम इसके फेज डायग्राम में देखें तो यहाँ पर ये जो ABCD इसके ये बीच का हिस्सा है, ये NaCl का सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाता है वाटर के अंदर। यहाँ पर A पर जल का गलनांक या हिमांक है जो कि 0, यहाँ पर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में इस तरफ 100% वाटर है और इस तरफ 100% NaCl है। यहाँ पे अलग अलग रेशो लिए हैं हमने वाटर के और NaCl के और उन पर देखा है लिक्विफाई करके कि किस टेम्परेचर पे हमें वो लिक्विड मिलता है उस संगठन का। तो यहाँ पे पॉइंट्स लेके इस फेज डायग्राम की रचना की गई है। यहाँ A बिंदु पर A जो है गलनांक है वाटर का और इसी तरह से यहाँ पर जो G है वो गलनांक है NaCl का। C बिंदु जो है असर्वांगसम गलन बिंदु है और B जो है यूटेक्टिक पॉइंट है, यहाँ पर क्रांतिक गलन बिंदु जिसे कहते हैं वो है NaCl 2H2O आइस का। तो अगर हम वक्र देखते हैं कि ABCD के ऊपर का क्षेत्र द्रव प्रवस्था को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर कंपोनेंट 2 है NaCl और H2O। तो और फेज 1 है क्योंकि पूरा का पूरा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो F बराबर होगा हमारे पास, कंडेंस फेज रूल लगाएंगे C - P + 1, तो C 2 है, P 1 है,
और +1 तो =2, यानी इस फेज में अगर हमें किसी भी पॉइंट पे उसकी जानकारी लेनी है पूरे सॉल्यूशन की, तो हमें संघटन भी पता होना चाहिए और टेम्परेचर भी पता होना चाहिए, तभी हम उस अवस्था में उस पदार्थ की पूरी जानकारी ले पाएंगे। क्षेत्र ABE, ये बर्फ़, इसमें क्योंकि यहाँ से बर्फ़ पृथक होनी शुरू होती है तो बर्फ़ और विलयन को बताता है, विलयन NaCl का विलयन। और FBCG, इसमें NaCl2H2O विलयन के साथ साम्यावस्था में है। यहाँ इस तरह से GCD का जो ये भाग है ये सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन के साथ जो है बताता है, यानी ये पार्ट में तो NaCl2H2O का विलयन के साथ साम्यावस्था में है और DCG में NaCl विलयन के साथ साम्यावस्था में है। और ये जो नीचे का हिस्सा है ये ठोस बर्फ और ठोस NaCl2H2O को प्रदर्शित करता है। क्रांतिक गलन बिंदु, क्रांतिक गलन बिंदु B है, इस पे NaCl2H2O और बर्फ़ का गलन क्रांतिक बिंदु है, यानी ये जो 23.6% है इसमें वाटर, यहाँ पे इसी रेशो में अगर हम इसको हीट करेंगे तो इसका सॉल्यूशन बनेगा, और जब हम इसको ठंडा करेंगे तो ये इसी रेशो में आइस और ठोस NaCl2H2O पृथक हो जाएगा ठोस रूप में। यहाँ पर कंपोनेंट्स की संख्या 2 है बी पॉइंट पे, NaCl और वाटर। फेजेस भी यहाँ पे 2 हैं, एक तो ये वाली ठोस फेज और एक H2O की, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा C - P + 1 = 1। बिंदु C असर्वांगसम गलन बिंदु है, यहाँ पर जो बना हुआ पदार्थ है वो डिकम्पोज हो जाता है NaCl में, जो कि हमने मेन कॉन्स्टिट्यूएंट यहाँ पे NaCl लिया था। अब इसमें क्वेश्चंस आपके आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि सर्वांगसम गलन बिंदु किसे कहते हैं, बताइए। असर्वांगसम गलन बिंदु किसे कहते हैं ये बताइए, और सर्वांगसम गलन बिंदु वाले पदार्थ का वर्णन, एक उदाहरण देते हुए उसका वर्णन कीजिए। असर्वांगसम गलनांक वाले पदार्थ का जो है एक फेज डायग्राम बना के उसका वर्णन कीजिए। अगर हम यहाँ पे डिफरेंट सॉल्यूशन लें, मान लीजिए यहाँ पे हम इस सॉल्यूशन लेते हैं और इस सॉल्यूशन को ठंडा करना शुरू करते हैं, तो जब यहाँ पर इसको टच करेगा ये, तो यहाँ पर आइस इसमें से अलग होना शुरू हो जाएगी और इस सॉल्यूशन का जो संगठन है वो B की तरफ बढ़ता जाएगा और यहाँ पे हमें यूटेक्टिक मिक्सचर मिलेगा। और इसके बाद जो है अगर हम इसके अंदर ठंडा करेंगे तो सेम ये आइस और सॉलिड का ये मिक्सचर ठंडा होकर सॉलिड फॉर्म में पूरा मिलेगा। इसी तरह से अगर इस पॉइंट पे हम इस संगठन वाला कोई भी मिक्सचर लेते हैं और उसको ठंडा करने लगते हैं, तो जैसे ही इस पॉइंट पे वो टच करेगा तो यहाँ पे NaCl.2H2O पृथक होना शुरू होएगा सॉलिड फॉर्म के अंदर, और ये पृथक होता जाएगा और इस जो सॉल्यूशन है बचा हुआ वो इस वक्र के अनुदिश जो है इसमें जो लिक्विड है उसका संगठन चेंज होता जाएगा और धीरे धीरे इस पॉइंट पे आके हमें इस परसेंटेज का यूटेक्टिक मिक्सचर प्राप्त होगा। तो यहाँ से B का फिर यहाँ पे पूरा सॉलिड हमें इसका यूटेक्टिक मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा। और इस एरिया के अंदर अगर आप लोगे तो इसमें आपको NaCl, यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट लोगे तो NaCl का जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन मिलेगा, NaCl सॉलिड प्लस, और जैसे ही आप इस पॉइंट पे आओगे तो यहाँ पे NaCl2H2O जो है वो बनना शुरू होगा और यहाँ पे इस पॉइंट पे जो है पूरा NaCl जो है वो चेंज हो जाएगा NaCl2H2O में, और फिर इसके अलोंग जो है लिक्विड जो है वो पूरा इसमें लिक्विड फॉर्म इस BC के अनुदिश जो है ये मूव करेगा।